वो ध्यान से देखो ना। अपन ने चैप्टर 11 तक कर लिया था कंप्लीट। एक मिनट रुको। हाँ, आज अब स्टार्ट करेंगे अध्याय 12, दोष भेदिए। चैप्टर 12, दोष टाइप्स इम्बैलेंस सिम्टम। मतलब जो इनके लक्षण हैं, स्थान है, वो सारी चीज़ें। दोष टाइप मतलब दोष के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो उनके भेदों के भी भेद, मतलब वात के फिर कितने भेद हैं, पित्त के कितने भेद हैं, कफ के कितने भेद हैं, वो सब मतलब डिटेल में वर्णन है दोषों का यहाँ पे। तो अध्याय 12 दोष भेदिए। अब आपने देखा होगा फिजियोलॉजी में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ठीक है, मतलब और एक फिर आ जाता है अगला दोष है दोषों का संचय, मतलब षड क्रिया काल। एक और चैप्टर आ जाता है, मतलब 4-5 चैप्टरों का सम्मिलित रूप से अकेला चैप्टर है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि भाई उड़ ही रहा हूँ, मतलब थोड़ा लेवल पे चलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ऐसे मत सोचना कि भाई मैं देखो सब डाउट बता रहा हूँ आपको। तो इस अध्याय में त्रिदोषों के कर्म मतलब फंक्शन, भेद यानी टाइप्स, और प्रकोप के कारण, भाई क्यों होता है ये प्रकोप, क्यों होता है, मतलब अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अधिक क्यों होते हैं, ये क्यों बढ़ जाते हैं। संचय, संचय कैसे होता है, मतलब जो बॉडी में संचय होता है ना, भाई वात दोष का संचय, पित्त दोष का संचय, कफ दोष का संचय, क्यों होता है संचय। और समन, कैसे इनको शांत करना है, कैसे इनको नॉर्मल अवस्था में लेके आना है। और रोग उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त रोग मार्गों का वर्णन किया है। ठीक है, तो रोग उत्पत्ति कौन कौन मार्गों से होती है, पहले रोग उत्पत्ति किस मार्ग से उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला दोष है वात दोष। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वात दोष के बारे में। तो वात दोष का स्थान है, पहली छोटी सी हेडिंग है वात दोष का स्थान। तो ये वात दोष पूरा, पहले वात दोष पढ़ेंगे, फिर पित्त दोष पढ़ेंगे, फिर कफ दोष पढ़ेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं वात दोष। तो वात दोष का स्थान, तो अपन ने पहले चैप्टर में क्या स्टडी किया था, कौन बताएगा? कि नाभि के नीचे वात का स्थान कहा गया। अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना ये, यस या नो? यस सर। तो यस सर, यस सर। हाँ, तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है जो पहले चैप्टर में स्टडी की थी ना अपन ने, कि भाई वात का स्थान, नाभि के नीचे वात का स्थान कहा गया है। तो अपन ने पहले चैप्टर में ये लाइन पढ़ी, तो इसलिए अपन ने पहली लाइन ये लिख दी। अब दूसरी जो श्लोक दिया है इस चैप्टर में, 12th चैप्टर में जो श्लोक दिया ना आचार्य वाग्भट ने बताया कि पक्वास्य, पक्वास्य क्या बोलते हैं, कोलोन। अब आपने देखा होगा कि बड़ी आंत का पार्ट है ये कोलोन, है कि नहीं? यस सर। तो सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं ना बकवास है। पक्वास्य लार्ज इंस्टाइन को बोलते हैं सम्मिलित रूप से, लेकिन एक विशेष पार्ट है कोलोन, बड़ी आंत का। बड़ी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं मुझे बताओ? 4 होते हैं सर। तो उनमें से एक कोलोन भी तो है। यस सर। तो उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया कि उसको कोलोन बोलते हैं, लेकिन अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि बड़ी आंत कोलोन है, मतलब बड़ी आंत को पक्वाशय बोलते हैं, लेकिन उसमें भी एक विशेष है कोलोन, उसको अपन पक्वाशय बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश को कभी महत्व मत देना, मैं ऐसे ही बात बताऊँ, आयुर्वेद में कभी भी आयुर्वेद वर्ड के साथ जो इंग्लिश जोड़ते हैं ना अपन, उसको कभी महत्वता नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोलोन लिखा है, कभी कभी यहाँ पे लार्ज इंस्टाइन लिखा रहेगा, सीधा लार्ज इंस्टाइन, तो आप कौन बोलोगे भाई ये कोलोन है, लार्ज इंस्टाइन का एक पार्ट है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इंग्लिश की वजह से। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंग्लिश अलग अलग राइटरों ने अपने अपने हिसाब से लिखी है हर बुक में। ओके, अब देखो यहाँ पे कटी, कटी यानी यहाँ पे हिप्स लिखा है, लेकिन कटी यानी बहुत से कमर भी लिखते हैं, समझ रहे हो? तो कभी भी इंग्लिश को इंपॉर्टेंसी नहीं देनी, हमेशा इन वर्डों पे ध्यान देना जो आयुर्वेद में क्या बोल रहा है। अब देखो कोई आचार्य कट यानी हिप्स समझ रहा है, कोई आचार्य कट यानी कमर समझ रहा है, तो कहने का मतलब है कि मिलता जुलता है, कमर के नीचे ही तो हिप्स रहते हैं, तो उस प्रदेश। तो समझना, इसको इंग्लिश वाले वर्डों को महत्व नहीं देनी है, कहने का मतलब यही है कि ये टाइम टाइम के अनुसार बुक वाइज चेंज होते रहते हैं, लेकिन समान कौन रहता है, ये आयुर्वेदा के वर्ड। क्लियर ये बात, यस या नो? यस यस। अब है ना, तुम्हारा सारा बेसिक क्लियर हो गया, अब आपका आंसर देना सीखो। मैं जब भी क्वेश्चन पूछो तो एक्टिव रहा करो तुम, है ना, क्योंकि तुम्हारा जितना भी बेसिक था ना अब तक हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं दोबारा बताऊंगा, सब सीख चुके हो आप। बस मुझे तो अब रिवाइजन करना है, तुमसे पूछना है बस आंसर। तो पक्वास से कटी शक्ति क्या होता है,
लोअर लिम्ब मतलब अपने पैर, जो दोनों पैर है ना उनको शक्ति बोला गया। श्रोत्र ईयर्स, ठीक है। अस्थि बोन, त्वचा, ये वात के स्थान है। तो आचार्य ने जो स्थान बताया ना, पक्वास्य, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, त्वचा, ये वात के स्थान है। किसने बताए ये स्थान? आचार्य वाग्भट ने, ठीक है। अब इनके जो मुख्य स्थान, इसमें भी देखो मुख्य स्थान की बात हुई है। पक्वास्य को मुख्य स्थान माना गया है कि जो कोलोन है ना, जो मतलब बड़ी आंत है, उसको वात का मुख्य स्थान माना गया है कि मेन क्षेत्र कौन है इसका? पक्वास्य। क्लियर हुई बात? स्थान है। अब मेरी बात सुनो, ये मतलब ऐसे समझो कि आपकी ये पहली क्लास है, आयुर्वेदा की फंडामेंटल की पहली क्लास है। अब इसमें जो उसको सीखोगे ना, पहली बार पढ़ोगे भाई इसका स्थान ये, इसका काम ये है, तो बस जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट होता है ना, वैसे इन चीज़ों को समझ लो, रट लो, और ये चीज़ फिर फंडामेंटल बना लो, इनको सिद्धांत बना लो कि ये हमेशा है, आचार्य ने बोला है तो सत्य है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में अपन पदार्थ विज्ञान की क्लास लेंगे ना, तो उसमें बताएंगे आप्तोपदेश, मतलब जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, और आयुर्वेद को भी आप्तोपदेश बोला है, वो सत्य है। तो मुख्य स्थान क्या हो गया? पक्वास्य को मुख्य स्थान माना है। अब वात दोष के कितने वेद हैं? 5 वेद हैं। पहला है प्राणवायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा व्यान वायु, चौथा समान वायु, और पांचवा अपान वायु। कैसे याद करोगे? सिर के ऊपर हाथ लगाओ, अपनी बॉडी के हिसाब से याद करो इसको। जो अपना सिर के ऊपर हाथ लगाओ, प्राण वायु। गले पे हाथ लगाओ, उदान वायु, ठीक है। सीने पे हाथ लगाओ, अपने जो मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जो हार्ट है वहाँ पे व्यान वायु, ठीक है। समान वायु कहाँ पे लगाओ? ये पेट पे, जहाँ पे अपनी आंत है ना, छोटी आंत, जहाँ पे अपना ये डायफ्राम है उसके नीचे, वो समान वायु। और नाभि के नीचे हाथ लगाओ, अपान वायु। इस तरीके से याद करो, सिस्टमेटिक तरीके से, अपनी बॉडी के हिसाब से, तुरंत याद हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं रहोगे। ऊपर से नीचे, सिर पर हाथ लगाया, प्राण वायु, गले पर हाथ लगाया, उदान वायु, ठीक है। गले से मतलब चेस्ट, वही बात है। और व्यान वायु, सीने पर हाथ लगाया, व्यान वायु। समान मतलब अपनी जो आंत है, छोटी आंत, इन, ठीक है, उसमें। और अपान खाएं नाभि से नीचे। तो समझ में आया ना कैसे याद करना है? टीचर ने बताया तरीका, आप कभी भी भूलोगे नहीं। अपने सिर से लेके नीचे की तरफ बढ़ो, ऑटोमेटिक पांचों के नाम याद हो जाएंगे, क्रम से याद हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट बात ये? हेलो? यस सर। ओके। अब देखो पहला है प्राणवायु। स्थान क्या है इसका? मूर्धा या सिर। मूर्धा को ही सिर बोला गया है। तो मैंने बताया ना, सिर पे हाथ लगाओ, माथे पे हाथ रखो, तो इसका जो स्थान क्या है? सिर है। तो मुख्य स्थान क्या हो गया इसका? सिर। विचरण कहाँ पे करती है, मतलब कहाँ पे घूमती है? मुख्य काम, जिसका कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक है? उर प्रदेश, थोरैक्स एवं कंठ, मतलब जो अपनी छाती है ना, वहाँ तक भी ये घूमती है, और कंठ, गले में भी ये घूमती है। तो ये विचरण करती है, मतलब उर प्रदेश या कंठ में घूमती रहती है। इसका मुख्य स्थान तो सिर है, लेकिन ये सिर के साथ साथ गले और जो अपने चेस्ट रीजन है उसको भी कवर करती है। करेक्ट ये बात? अब इसका कार्य देखो, बुद्धि, हृदय, इंद्रिया व मन को धारण करना, जो अपनी इंटेलिजेंसी है, ठीक है, क्योंकि अपने सिर में इंटेलिजेंसी, माइंड रहता है ना। हृदय, अब देखो आपको पता है कि ये थोरैक्स में भी आई थी, हृदय। इंद्रियां कहाँ पे रहती है? मोस्टली अपने सिर प्रदेश में, आँख, कान, नाक, जिव्या, सब सिर प्रदेश में। एवं मन को धारण करना, तो कहने का मतलब कि जो प्राण वायु है ना, इनको धारण करती है, इनको मतलब एक तरीके से एक्टिव रखती है, एक्टिवनेस रखती है। ऐसे नहीं कि भाई आपकी बुद्धि कितनी फास्ट काम करती है, प्राणवायु पर डिपेंड करती है। आपकी इंद्रियां कितनी सचेत है, कितनी उस वस्तु के प्रति, जैसे कोई आवाज़ है, देखने की वस्तु है, सूंघने, कितनी एक्टिव हैं, वो सब प्राणवायु पर डिपेंड करती है। मतलब इनको धारण करना मतलब इनको एक्टिव रखना। बात तो उसका काम क्या है? एक्टिव, गति प्रदान करना। सिंपल सी बात है, गति। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था पहले चैप्टर में, तो मैंने बताया था शरीर में किसी भी प्रकार की गति है, वात दोष है वहाँ पे। अब यहाँ पे बस टाइप्स आ गए, तो प्राणवायु का काम क्या हो गया? बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन को धारण करना। अब जो अपन थूकते हैं ना, वो भी वात प्राणवायु करती है। जो अपन छींकते हैं वो भी प्राणवायु की वजह से आती है। उद्गार, जो डकार आती है ना खाना खाने के बाद में, जैसे किसी ने डकार लेते हो ना, जैसे कुछ खाना ज़्यादा खा लिया तो एक अलग से उद्गार सी आती है, ऊपर की तरफ वायु निकलती है मुंह से, वो भी प्राणवायु की वजह से। निश्वास, अब निश्वास यानी रेस्पिरेशन, सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, ये दोनों क्रियाएं किसकी तरफ से होती हैं? प्राणवायु की वजह से। वह अन्न का प्रवेश कराना, और जो अन्न अपन नीचे लेके जाता है, जो आमाशय में जाता है,
जैसे अपन ने हाथ से भोजन को मुंह में लिया तो मुंह से नीचे जाएगा ना, आमाशय तक तो जाएगा, स्टोमक तक जाएगा, किसकी वजह से जाता है? प्राणवायु की वजह से। ये आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, पहली क्लास है, आपको बस ये सिद्धांत रट लें हैं, ये सिद्धांत है, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये इसके हो गए प्राणवायु के। अब ये श्लोक आपको मैंने क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, आपको चरक वाले याद करने, सेकेंड ईयर में चरक वाले या फिजियोलॉजी में चरक वाले है ना, वो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि चरक इंपॉर्टेंट है, इसलिए चरक वाले याद कर लेना। सेकंड वहाँ पे फिजियोलॉजी में वहाँ पे भी हैं ये, तो चरक वाले वहाँ पे याद कर लेना अच्छे से। अब देखो दूसरी है उदान वायु। उदान वायु भी मैंने कहाँ पे हाथ लगवाया था, कौन बताएगा? गले पे सर। गले गले पे। पे। तो गले से नीचे मैंने बताया था उर प्रदेश, थोरैक्स। तो विचरण देखो इसका, मतलब ये थोरैक्स, उर प्रदेश को किसको बोलते हैं? थोरैक्स जो अपना चेस्ट है, सीना है, उसमें आया। तो अपन ने सिर पे हाथ लगाया और गले पे हाथ लगवाया था। मैंने इसलिए लगवाया ताकि यहाँ पे जो अगली आएगी ना समान, वो ये व्यान, क्योंकि व्यान पे भी अपन सीन वो पे चेस्ट पे हाथ लगाते हैं, लेकिन हार्ट की तरफ लगाते हैं, इसलिए मैंने गले पे लगवाया, क्योंकि गले से नीचे थोड़ा सा चेस्ट आता है, तो आप समझ जाओ। तो स्थान है उर प्रदेश, मतलब थोरैक्स। उर यानी जो अपना सीना होता है, चेस्ट होता है, वो प्रदेश जहाँ पे अपने लंग्स रहते हैं, ठीक है, वो प्रदेश। विचरण कहाँ पे करती है? नाक, नाभि व गल। गल को क्या बोला गया इसने? देखो यहाँ पे कंठ बोला गया है, इस श्लोक में प्राणवायु में कंठ बोला गया था, और यहाँ पे गल बोला गया है। तो कभी भी आए ना गल में कौन सी रहती है तो उदान, और कभी कंठ आए तो किसमें आए? प्राण। तो ये वर्डों का खेल है, पीजी में यही तो सिखलाते हैं अपन को, पीजी में अपन को यही तो, ये छोटे छोटे वर्ण है, कंठ बोला गया है यहाँ पे प्राणवायु में। सेम वर्ड है, कंठ यानी भी गला है, और गल यानी भी गला है, मतलब इंग्लिश से समझ आ है थ्रोट और थ्रोट। कहने का मतलब है कि जो विचरण करती है नाक, नाभि व गल, मतलब थ्रोट में करती है। अभी इतना ध्यान नहीं देना, पीजी के हिसाब से आपको तैयारी नहीं करनी, तो इसलिए आप नॉर्मल रहो, टेक इट इजी, ठीक है। सर आपने विचरण का मतलब क्या बताया था सर? विचरण का प्रदेश का जो मुख्य कार्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे रहता है इनका मुख्य कार्य प्रदेश, इनकी जो हलचल है वो यहाँ पे रहती है, मुख्यतः जो यहाँ पे गतिमान रहती है, ठीक है। घूमना, मैंने क्या बताया? वात का मतलब घूमना, गति प्रदान करना, ओके। यस सर। तो विचरण इसलिए हर बार विचरण आ रहा है, नाक, नाभि व गल, मतलब जो अपनी नोज है, अम्बलिकल कोर्ड है और गले, इसमें मुख्यतः विचरण करती है। कार्य देखो, वाणी की प्रवृत्ति, स्पीच, जो अपन बोलते हैं, कौन प्रवृत्त करवाता है? उदान वायु। तो क्वेश्चन आता है कि उदान वायु, फिजियोलॉजी में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि आयुर्वेद के अनुसार उदान वायु किस प्रकार से वाणी की उत्पत्ति करती है? कौन है ये? क्वेश्चन आता है कि भाई उदान वायु किस प्रकार से, मतलब क्वेश्चन आएगा आयुर्वेद के अनुसार उदान वायु किस प्रकार से वाणी की उत्पत्ति करता है। ये फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 10 नंबर का। तो यहाँ पे बस एक चीज़ आई है कि वाणी की प्रवृत्ति कौन करता है? उदान वायु। प्रियतन, जो भी अपन किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो किस वजह से होता है? उदान वायु। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी किसकी वजह से? अब देखो आप बोलोगे भाई एनर्जी तो पित्त की वजह से मिलती है, तभी तो मैं बोलता हूँ थोता चना बाजेगा ना, मतलब जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तीनों दोष सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, कोई भी दोस्त मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकता, हमेशा एक न एक दूसरे के दोस्त को सहायता पड़ती है। तो यहाँ पे देखो ऊर्जा के रूप में भी उदान वायु है। अब मान लो कि पित्त की वजह से एनर्जी, हाँ मुख्य स्रोत वो है, लेकिन सहायक रूप में ये भी है। कभी कभी है ना मुख्य स्रोत ठीक रहता है, लेकिन सहायक अंग है ना वो नुकसान पहुंचाता है, उसमें कमी होती है, और अपन ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं मुख्य, उसमें कोई व्याधि नहीं है, वो ठीक है। इसलिए पूर्णतः नॉलेज होना जरूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे ना आप, ऑटोमेटिक अच्छे चिकित्सक बनोगे। ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति धारण, कहने का मतलब कि एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेंथ जो ताकत है ना, उदान वायु। वर्ण, जो अपना वर्ण है उसको भी ये मेंटेन रखने में सहायता करते हो। स्मृति धारण और मेमोरी, किसी की मेमोरी कितनी पावर तेज है कम है, उदान वायु डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक तरीके से सहायक रूप में, अब देखो अब ये जो बल है किसकी वजह से मिलता है अपन को? कप की वजह से, कप बल को बढ़ाता है। ऊर्जा किसकी वजह से मिलती है? पित्त की वजह से मुख्यतः, लेकिन ये सहायक रूप में भी काम करते हैं,
ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही कर लेता, नहीं, कोई भी दोस्त अकेला काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तीसरा, ये मैं तभी तो बोल रहा हूँ आपको ये रटना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से पहली क्लास है आपको, इसको आपको बेसिक फंडामेंटल बनाना पड़ेगा। फिर इस फंडामेंटल के आधार पर आप ये इनको सूत्र बना लो, इन फंडामेंटल के आधार पर अपन रोगों को ठीक करेंगे। ये आपके बेसिक फंडामेंटल मतलब ये सूत्र हैं, भाई दोष का ये स्थान है, इस टाइप्स का ये काम है, ये कार्य है, इसको सूत्र बना लो कि ये गणित के सूत्र हैं। फिर कोई भी रोग आ जाए ये सूत्रों को अप्लाई करो, मतलब इन फंडामेंटलों को अप्लाई करो, फिर देखो रोग तुरंत ठीक होगा। व्यान वायु तीसरी, मैंने कहाँ पे लगाया था, हार्ट पे हाथ लगवाया था, मतलब स्थान किस पे, हृदय। विचरण, संपूर्ण शरीर में गमन मतलब महावेगवान। अब व्यान वायु क्या करती है, तो अब हार्ट से क्या निकलता है, रक्त निकलता है ना, निकलता ही नहीं निकलता रक्त, तो किसकी वजह से, जितनी भी गति, अब रक्त की गति कौन करवा रहा है, व्यान वायु करवा रही है। अब रक्त में जो गति है ना उसका जो संचालन है कौन करवा रहा है, व्यान वायु करवा रही है। महावेगवान, हाई वेलोसिटी, रक्त में वेलोसिटी कितनी ज़्यादा रहती है तुम्हें पता है ना, आपने सिरा और आर्टरी देखी होंगी, इसमें रक्त तुरंत घूमता रहता है, तो ये हृदय की वजह से, मतलब व्यान वायु की वजह से। कार्य, गति, मूवमेंट, अब देखो रक्त में गति है ही, अगर रक्त बंद हो जाए तो व्यक्ति मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, तो मूवमेंट। अवक्षेपण और उत्क्षेपण, मतलब अवक्षेपण फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन क्या होता है, सिकुड़ना, और एक्सटेंशन क्या होता है, फैलना। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी अंग का जो अपन ये करते हैं ना, फैलते हैं फैलाते हैं, ये सब व्यान वायु की वजह से। निमेष और उन्मेष, जो पलकों को बंद करते हैं और खोलते हैं, ये कौन करता है, व्यान वायु करती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, गति समझ जाओ, अब पलकों में भी तो गति हो रही है, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, गति हो रही है, ठीक है। मतलब हाथों को पास लेके आ रहे हैं, गति हो रही है, दूर ले जा रहे हैं, गति हो रही है, मतलब जितनी प्रकार की गति है ना वो बात दोष की वजह से है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बस स्पेसिफिक टाइप है, भाई व्यान वायु की तरफ से ये गति होती है, रक्त की गति व्यान वायु की तरफ से होती है, पास आना दूर जाना हाथों का, ये सब व्यान वायु की वजह से होती है। तो जितनी भी प्रकार, देखो गति को ध्यान रखना, मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था ना फर्स्ट चैप्टर में, तो वात का एक ही इंट्रोडक्शन कराया था कि शरीर में किसी प्रकार की गति पाई जाए समझ जाओ कि वहाँ पे वात दोष है, क्योंकि वहाँ पे लिए इतना ही काफ़ी था। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक हो, क्योंकि अपन थोड़ा बढ़ चुके हैं, बच्चे से पौधा बन चुके हैं, क्योंकि अपन 11 चैप्टर पे 12 चैप्टर पे आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप्स बता दिए, भाई इस वात दोष ही है, लेकिन वात दोष का जो एक बेटा था, मतलब जो व्यान वायु था, उसका काम है, समझ जाओ। अब है समान वायु, स्थान क्या है, जठराग्नि के समीप। अब जठराग्नि कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम में, गृहिणी में जठराग्नि पाई जाती है, छोटी आंत में जठराग्नि पाई जाती है, तो उसी के समीप ये क्या रहती है, समान वायु। आपने सुना है ना कि भाई अग्नि को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सुना है कि नहीं सुना, जानते हो कि नहीं जानते हो, बिना यस सर। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के लिए अग्नि नहीं जल सकती। तो इस जठराग्नि को बनाए रखने के लिए, जो अपनी जो पाचक अग्नि है उसको बनाए रखने के लिए समान वायु की जरूरत पड़ती है। तो बिना समान वायु के अग्नि कोई काम की नहीं है, मतलब पित्त कितना ही हो वो कोई काम का नहीं है, समान वायु से ही अपने भोजन के साथ में वो उसको मेंटेन रखने के लिए, उस अग्नि को मेंटेन रखने के लिए समान वायु की जरूरत पड़ती है। विचरण कहाँ पे सर करती है, समान, हाँ बोलो। सर समान का मतलब क्या है सर, जैसे बयान समान, इनका मतलब क्या है। ये नाम है, ये नाम है, जैसे वात का क्या मीनिंग है, गति, जैसे गति आ गई, अब इनके समान व्यान, अब इनके ये नाम है, इनका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, बात तो ये बात है, ठीक है, लेकिन इनका भी कोई ना कोई विशेष वर्ड होगा। देखो देखो व्यान का जैसे समान है, साथ इसलिए साथ में रखते हैं कि वही समान यानी साथ साथ रहती है, क्योंकि जठराग्नि के समय। व्यान यानी ये व्यावर्तित करती है, मतलब फैलाती है हर्ट को। इधर देखो इसका समझाता हूँ मैं, उदाहरण, उदाहरण इसलिए बोलते हैं शायद ये पूर्व प्रदेश में रहती है, और प्राण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये श्वास का जो निश्वास है ना, रेस्पिरेशन, सांस को अंदर लेना और छोड़ना, इसलिए इसको प्राण बोलते हैं। देखो मैं मेरे नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ, प्राण इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना प्राण सांस लेना और छोड़ना एक तरीके से प्राण में समाहित है, क्योंकि प्राण की निशानी है, अगर आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो आप जिंदा हो, मतलब प्राणवायु, ये निश्वास की वजह से, ठीक है। ये उर्र प्रदेश में रहती है इसलिए इसको उदान वायु बोला गया है। इधर देखो व्यान वायु, कि ये व्यावर्तित है, मतलब फैलाती है, जैसे रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाया, संपूर्ण शरीर में गमन, तो ये व्यावर्तित मतलब फैलाना, तो व्यान वायु। समान इसलिए बोला है क्योंकि जठराग्नि के समीप रहती है, पास में रहती है, इसलिए इनको ऐसा बोला, एक नाम दिया स्पेसिफिक, ठीक है। अब और कोई डिस्कस निकलेगा कोई बुक में तो मैं देख लूँगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है
तो मेरे हिसाब से तो यही मीनिंग निकलते हैं इनके। ओके, अब ओके देखो सर। विचरण देखो, कोष्ठ प्रदेश, कोष्ठ प्रदेश यानी जो अपनी जीआई ट्रैक्ट है, मतलब जो अपनी आहार नली है पूरी, उसके चारों ओर, क्योंकि आहार नली में ही तो भोजन पचता है, तो उसके चारों ओर ये समीप रहती है, मतलब साथ साथ रहती है। अब कार्य देखो, अन्न को ग्रहण करना, पचाना, विभाजन करना और मल का विसर्जन। इंपॉर्टेंट है अन्न को ग्रहण करना, कि भाई अगर ये साथ में होगी जठराग्नि की तभी तो अन्न ग्रहण होगा, मतलब तभी तो अन्न पचेगा, तो अगला काम है पचाना। फिर विभाजन, विभाजन करना मतलब भाई ये अच्छा है, ये प्रसाद भाग है, इससे अपन धातु बनाएंगे, इससे दोष बनाएंगे, और ये मल भाग है तो इसको बाहर करो, तो ये विभाजन करती है, अच्छे भाग को एक तरफ करती है और बुरे भाग को एक तरफ करती है, ठीक है, मतलब सेपरेट करती है। और मल का विसर्जन, और जो कट किट भाग निकला था, जो बेकार था मल था, उसका आगे निष्कासित करती है, भाई आगे जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम निकलो यहाँ से, तो इसका विसर्जन करती है। कौन करती है? समान वायु। तो आप समझ लो, कोई मान लो कोई किसी के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पचने की प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाना कि पित्त के साथ साथ में समान वायु की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक स्पेसिक के साथ साथ एक स्पेसिक साथ में जुड़ा हुआ दूसरा दोष। अब देखो अपान वायु, स्थान क्या है इसका? अपान। अब देखो अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना वो सही है, अब मुझे पता लग गया। अपान वायु किस लिए बोला है? क्योंकि गुदा प्रदेश, और गुदा को ही अपान बोला गया है। तो समान किस लिए बोला? साथ रहने के लिए। व्यान क्यों बोला? व्यावर्तित रहने के लिए। चलो आपने क्वेश्चन किया, इससे मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन से पता चलता है एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपने बताया ना कि समान, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अपान वायु क्यों बोला? क्योंकि ये गुदा प्रदेश में रहती है, और गुदा को ही अपान बोला गया। देखो अपान कोष्टक में गुदा प्रदेश, मतलब पेरिनियल या एनस रीजन में ये रहती है। कहने का मतलब है नाभि से नीचे। विचरण, नाभि के नीचे विचरण। श्रोणी यानी पेल्विस। अब पेल्विस क्या होता है जो आपको पता ही है, ठीक है, जो अपनी दो दो हिप्पोन है, ठीक है, इनके बीच में जो खाली स्थान सा बनता है ना वो पेल्विस है। बस्ती यानी ब्लेडर, लिंग यानी पेनिस, उरु प्रदेश यानी जो अपनी जंगा है, थिंग्स है ना, उनमें ये मुक्तः विचरण करती है, मतलब एक तरीके से नाभि के नीचे नीचे ये मुक्तः रहती है। तो ये अपान प्रदेश, अपान प्रदेश यानी गुदा प्रदेश में मुक्तः रहती है। कार्य देखो, शुक्र, आर्तव, पुरुष, मूत्र व गर्भ को बाहर निकालना। जो अपना स्पर्म है या ठीक है सीमन है उसको बाहर निकालना। आर्तव, ठीक, जो मेनिस्ट्रल साइकिल है, जो ब्लड निकलता है ना उसको बाहर निकालना। पुरुष मतलब जो अपना मल है, स्टूल है, फीसेस है, वो उसको बाहर निकालना। मूत्र को बाहर निकालना। और जब गर्भवती स्त्री के जो 9 मंथ पूरे हो जाते हैं और जो बच्चा बाहर आता है वो भी अपान वायु की वजह से आता है, तो गर्भ को बाहर निकालना। ये सब इसके कार्य हैं। तो अब समझ में आ गया, किसने पूछा था वो क्वेश्चन कि भाई इसके मीनिंग क्या है, तो अब क्लियर हो गया। यस सर, हो गया। ओके, तो ये हो गए वात दोष के पांचों भेद कंप्लीट। अब करेंगे अपन पित्त दोष स्टार्ट। तो पित्त दोष कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का तो टाइम हो गया क्लास का, ठीक है। थैंक यू।